दोस्तों मैं इस वक्त टर्की में मौजूद हूँ इस्तांबुल में। और यहाँ से मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे वक्त गुजार रहा हूँ मुझे समझ आ रही है हिस्ट्री की। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री हम समझते हैं, इंडिया की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान बना, इंडिया बना, इंडिपेंडेंस हुई और काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हमें सुनने को मिली। और उन थियरीज़ के बाद आज जो बात होती है इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों तरफ, वो ये होती है कि आया जिन्ना साहब या नेहरू, क्या वो वाकई में ऑनेस्ट थे अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के लिए? क्या वो वाकई में उनके लिए काम कर रहे थे या फिर वो अपने एजेंडास को पूरा कर रहे थे या फिर अंग्रेज़ों के एजेंडा को पूरा कर रहे थे? दोनों तरफ ये बहसें चलती हैं। लेकिन अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको अगर मैं कंबाइन करके एनालाइज़ करूँ, जब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ लोग किस तरह यहाँ पे रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस कितने मजबूत हैं। यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूशंस को देखता हूँ बहुत मजबूत है, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। जब मैंने यहाँ पे देखा तो फिर मुझे समझ में आई कि अल्लामा इकबाल हों, जिन्ना साहब हों, नेहरू जी हों, गांधी जी हों, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो हिंदू थे मुसलमान थे, जब वो बाहर पढ़ने गए उन्होंने बाहर ये देखा कि ये जितने भी लोग हैं, कौमें किस तरह रहती हैं, कौमें आज़ाद होकर रहती हैं। और हम लोग उस वक्त, उस टाइम फ्रेम में, उस टाइम जोन में हम लोग ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों के मातहत थे। हमें आदत थी लोगों के अंडर रहने की, अंग्रेज़ों के अंडर रहने की, और हमारे लिए वो नॉर्मल ज़िंदगी थी। लेकिन जब वो चार चार नहीं चंद लीडर्स, 4-5 लीडर्स जिनका मैंने नाम लिया, जब वो उनके अलावा भी जब वो सारे बाहर पढ़ने गए, क्योंकि ये लोग बेसिकली एलीट के लोग थे, जब ये बाहर पढ़ने गए इन्होंने बाहर जाके देखा कि इंस्टीट्यूशंस कितने मजबूत हैं। कायद आज़म जिन्ना साहब ने देखा कि लीगल सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना मजबूत है यूके में। वो खुद लीगैलिटी पढ़ने गए थे, लॉ पढ़ने गए थे। तो और जो नेहरू साहब थे उन्होंने देखा कि सोशल फेबियन आइडियाज़ उन्होंने सीखे बाहर, सोशलिज्म के आइडियाज़ सीखे कि उनको इनके थ्रू लोगों को कैसे सर्व किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे लोगों को लिबरलाइज़ किया जा सकता है, मॉडर्नाइज़ किया जा सकता है, ताकि एक बेहतर सोसाइटी बनाई जाए। ये वो लोग थे जिनको रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं थी, ये पहले ही एलीट के लोग थे, इनका बेसिक सर्वाइवल का मकसद पूरा हो चुका था। अगर हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को समझें तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि इंसान की बेसिक नीड है रिसोर्सेज को पूरा करना, मटेरियल नीड्स को अपनी ग्रेटिफाई करना। जब वो मटेरियल नीड्स ग्रेटिफाई हो जाती हैं तो उसके बाद अगला मरहला आता है कि इंसान एक बिगर पर्पज़ की तलाश में निकलता है। उसकी क्वेस्ट क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसका पर्पज़ क्या है। तो अक्सर लोग ये देखते हैं कि हमारा पर्पज़ हमारी कौम को सर्व करना, हमारी कौम को सर्व करना हमारा पर्पज़ है। हम सिर्फ खाने पीने नहीं आए, खाना पीना हो गया, अब एक खालीपन महसूस होता है, उसको कैसे पूरा करें। कुछ लोग कंपेनियन ढूंढते हैं, कुछ लोग अपनी कौम को अपना कंपेनियन बनाते हैं। और ये वो लोग हैं जिनका मैंने नाम दिया, जिन्ना साहब, अल्लामा इकबाल और नेहरू, गांधी जी, सारे लोग, ये सारे लीडरान, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने कौम की ज़िंदगी को अपना मकसद बनाया, कौम की बेहतरी को, कौमियत को अपना मकसद बनाया। और पहले अगर हम देखें इन सब का मकसद जो था वो पूरे इंडियंस को, सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इमेंसिपेट करवाना था अंग्रेज़ों से, और उनको आज़ाद करवाना था जिस तरह आज़ाद कौमें बाहर रहती हैं। और उसके बाद जो जिस तरह इंस्टीट्यूशन मजबूत बनाए जाते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना था ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोगों को एजुकेट करना था ताकि लोग लिबरलाइज और लिबरल वैल्यूज़ को फॉलो करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और ताकि एक बेहतर सोसाइटी जन्म दें। ये था उनका मकसद। और इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने रिफॉर्म्स की बात की। हम देखते हैं कि जो हिंदू सोसाइटी थी, आर्य समाजी, उन्होंने भी रिफॉर्म्स की बात की कि तमाम जितने भी लोग थे जो बाहर से पढ़ के आए थे, चाहते थे कि नेशन को इकट्ठा किया जाए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इंडिपेंडेंस उनसे हासिल की जाए और एक आज़ाद कौमों की तरह रहा जाए। जिस तरह आज़ाद कौमें रहती हैं, जिस तरह इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाया जाता है, उस तरह रहा जाए। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो बाहर से वापस आए। और इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और फिर जिन्ना साहब जो थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि वो पूरे इंडिया को इमेंसिपेट करवाएं, इंडिया के लोगों को एम्पावर करें, उनकी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें और लोगों को लिबरलाइज करें। ये एक था एक बिगर प्रोजेक्ट। लेकिन मसला कहाँ पे आया? जो हिंदू मुस्लिम हम करते हैं, क्यों करते हैं?
کیوں ہوا یہ مسئلہ؟ انگریزوں نے ایک بہت بڑی چال چلی. اب انگریز جو تھے اب یہ باہر پڑھنے کیسے گئے سارے؟ کیونکہ انگریز جو تھے ایک پرٹیکولر کلاس چاہتی تھی، ایڈمنسٹریٹو کلاس، تاکہ ایک ایسی کلاس جو کہ رنگ نسل کی ہندوستانی ہو اور زبان سے وہ انگلش ہو اور اپنی ٹیسٹ سے انگلش ہو، کیونکہ تاکہ وہ ان کو کنٹرول کر کے ان کے تھرو سب کانٹیننٹ کو ایڈمنسٹر کر پائیں، وہاں سے ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کر پائیں. اور جو ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس تھی اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک اسپیسیفک کلاس تیار کیا، اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے ان تمام لیڈران کو جو ایلیٹ کلاس کے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا، ان کے لیے راستے کھولے. لیکن جب یہ لوگ باہر پڑھنے گئے تو انہوں نے دیکھا یار دنیا تو اس طرح رہتی ہے، ہم لوگ تو سو رہے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں کے انڈر رہنا ہمارے لیے نارمل ہے. انہوں نے دیکھا یہ نارمل نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ قومیں کس طرح رہتی ہیں، آزادی سے رہتی ہیں، اپنے فیصلے خود لیتی ہیں، ڈیموکریٹائزڈ ہیں، ڈیموکریسی کے ذریعے فنکشن کرتی ہیں سوسائٹی. وہ کس طرح کرتی ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کس طرح رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک بہترین سوسائٹی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ان کو، اور اس کے لیے ان کو ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ ان کی آزادی کا احترام کیا جائے اور سب آزاد طریقے سے رہ پائیں. یہ تھیں وہ لبرل ویلیوز جو انہوں نے باہر جا کے دیکھی، جو کہ جس کی کمی انڈیا میں تھی اور آج بھی انڈیا میں اور آج بھی پاکستان میں تھوڑا زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دیکھا کہ انسٹیٹیوشنز کتنے مضبوط ہیں، اور انسٹیٹیوشنز مضبوط ہیں اور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور آن کنٹریری انڈیا میں انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں، مضبوط ہیں، لیکن انگریزوں کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں. تو انہوں نے یہ سیکھا کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بنانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنایا جائے، لوگوں کو سیکیور کیا جائے، اور پھر لوگوں کو سیکیور انوائرمنٹ میں بہترین زندگی دی جائے، ان کی بیسک نیڈس پوری کی جائیں. کیونکہ بیسک نیڈس اگر آپ پوری کریں گے تو لوگ بہتر ہوں گے. تھامس ہابس کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی. اسٹیٹ آف نیچر کی وہ بات کرتے ہیں کہ لوگ جیک روسو تھامس ہابس کو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر ہی وائلنٹ ہے، اٹ سیلف ہیومن نیچر وائلنٹ ہے. لیکن جیک روسو کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ ہیومن نیچر وائلنٹ نہیں ہے. ہیومن نیچر جو ہے وہ وائلنٹ تب ہوتی ہے جب ان کو موقع دیا جاتا ہے، جب ان کے ریسورسز پورے نہیں ہوتے، جب وہ بھوکے ہوتے ہیں. لیکن جو انٹیگریٹڈ آرگیومنٹ ہے، جو ایک سینتھیسس ہے اس کا، وہ زیادہ بہتر ہے اور سمجھا جانے والا ہے. اور وہ یہ ہے کہ لوگ وائلنٹ بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایکومولیٹ کرنے کی، اپنے پاس ریسورسز کو بلڈ اپ کرنے کی، اور لوگ اس لیے بھی وائلنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. تو دونوں چیزیں، دونوں سینیریوز پاسبل ہیں، اور دونوں سینیریوز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹ ہو تاکہ ان لوگوں کو روکا جائے جو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے جن کے پاس ریسورسز نہیں اور وہ وائلنٹ ہو سکتے ہیں، اور ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا ریسورسز پرووائڈ کر کے. تو اسٹیٹ کے دونوں کام ہیں، سیکیورڈ انوائرمنٹ بیس لائن کے طور پہ بنانا، اور اس سیکیورڈ انوائرمنٹ میں لوگوں کو ریسورسز مہیا کرنا تاکہ دونوں اینڈ سے لوگ وائلنٹ نہ ہوں. یہ ہے اسٹیٹ کا مقصد. اور یہ چیزیں علامہ اقبال نے سیکھی، باہر جناح صاحب نے سیکھی، نہرو جی نے، گاندھی جی نے، سب نے سیکھی. اور سب سے بڑی چیز جو علامہ اقبال نے سیکھی، جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے پاکستانی سوسائٹی کے لیے، وہ ہے لبرل ویلیوز. علامہ اقبال نے بات کی تجدید، آئی فارگاٹ دا ورڈ، لیکن انہوں نے کہا دین میں اجتہاد کی ضرورت ہے، جی، ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ریلیجن کو پرسنل ویلیوز کے طور پہ اپنائیں، لیکن ریلیجن کو اس طرح نہ استعمال کریں کہ لوگوں کی آزادی کا احترام نہ کریں، لوگوں کی زندگیوں پہ اسلام مسلط نہ کریں، کنزرویٹیو ویلیوز کو ختم کریں، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں انتشار ہے، کیوس ہے، انارکی ہے. اور یہی مقصد آریہ سماجی سوسائٹی کا بھی تھا. آریہ سماجی سوسائٹی کا بھی یہ مقصد تھا کہ اپنے ہاں جو ان کی کنزرویٹیو ویلیوز ہیں، کہ جس طرح وہ جلدی شادیاں کرواتے ہیں ہندو لڑکیوں کی، اور جلدی شادی کا رواج ہے، جتنی بھی فضول چیزیں ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ انڈیپینڈنٹلی رہیں، خوشی رہیں، آزادی سے رہیں، اپنی انڈیویجولسٹک ویلیوز سے رہیں. اسی طرح سوسائٹی بہتر بنتی ہے، آزاد بنتی ہے، اور پروگریسو بنتی ہے، اور ترقی کرتی ہے. اگر ایک انسان اچھی سوسائٹی میں نہیں رہ رہا، نہ وہاں پہ بزنس فلرش کریں گے، نہ وہاں کی ایلیٹ فلرش کرے گی، اور نہ ہی وہاں پہ لوگ خوشحال رہیں گے، لوگوں کی زندگی میں اجیرن ہو جائے گی. تو سوسائٹی کو اوور آل اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بیسک طور پہ احترام کیا جائے لوگوں کی آزادی کا. یہ ساری چیزیں، یہ سارے لیڈران ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمان، ہندو باہر سیکھ کر آئے، اور باہر سے انہوں نے اپنے ہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن کیونکہ انہوں نے سیکھا نیشن قومیں بنانی بھی ضروری ہے، قوم بنانا ضروری ہے، کیونکہ قوم اکٹھی ہوگی، اپنے مسئلے کو سمجھے گی، اپنے غربت کو ریکگنائز کرے گی، اور اس سے باہر اکٹھے ہی نکلے گی. یہ نہیں ہوگا کہ بلیم کرے کہ ہم نہیں تم الگ ہم الگ، نہیں.
यूनाइट होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं और इकट्ठे निकलना है। कौमें इकट्ठे सफ़र करती हैं और इकट्ठे बाहर निकलती हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? एक तो अंग्रेज़ों की गलत अंडरस्टैंडिंग थी सब कॉन्टिनेंट के बारे में। उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं, हालांकि कल्चर दोनों का सेम है, एक तरीके से खाते हैं, एक तरीके से रहते हैं। जैसे शिया सुन्नी जो हैं, हम इस तरह समझ लें कि शिया सुन्नी जैसे हैं, एक ही कल्चर में रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन मुख्तलिफ है। ये चीज़ उन्होंने अंग्रेज़ों ने समझने में गलती की। उन्होंने बेस लाइन देखी, बेसिक चीज़ देखी कि दोनों की जो कल्चरल मैनिफेस्टेशन है वो थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं, तो उन्होंने उस तरह आइडेंटिफाई किया शुरू में 19th सेंचुरी में। लेकिन आते 20th सेंचुरी के आते आते उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को इस्तेमाल किया, अपनी गलत नॉलेज को इस्तेमाल किया नैरेटिव के तौर पे हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए, लोगों को अलग करने के लिए, कि ताकि लोग एक नेशन बन ना पाए, कौम बन ना पाए और वहाँ इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए वो काम कर ना पाए, और ताकि अंग्रेज़ों को अलग ना कर पाएँ। अब अंग्रेज़ों ने तो जाना था, और जब वो गए तो हुआ ये कि सेकुलर स्टेट जो कायद आज़म अल्लामा इकबाल, गांधी, नेहरू जी बनाना चाहते थे, अब वो अलग अलग बन रहे हैं, क्योंकि सबका मकसद ये था कि हम एक सेकुलर स्टेट बनाएं, हम वो स्टेट बनाएं जिसमें इंस्टीट्यूशन मजबूत हों। लेकिन जब जिन्ना साहब ने डिमांड की, उन्होंने, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कॉन्शियसनेस में बढ़ दिया, ये रख दिया था हमारे हम सबके कि हिंदू मुस्लिम एक अलग चीज़ है, जो कि अलग थी, लेकिन वो प्रैक्टिसेस में अलग थी। जो बेसिक कल्चर था वो सेम था, लोग इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे रहते थे, उनका एक मौसम में रहते थे। जो कल्चरल मैनिफेस्टेशन है वो एक ही होनी थी, उसकी जो आउटलुक है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, और उसी आउटलुक को पहले उन्होंने गलत समझा, फिर उसको इस्तेमाल किया डिवाइड करने के लिए। और अब कह लें कि जब फैसले ले रहे थे वो, हालांकि सेकुलर स्टेट के लिए काम कर रहे थे, नेहरू जी थे, कांग्रेस थी, वो इंस्टीट्यूशंस को सबके लिए, ओवरऑल इंडियंस के लिए मजबूत बनाना चाह रहे थे। लेकिन जब वो बात करते थे तो उनकी लैंग्वेज जो थी वो हिंदुवाइज्ड लैंग्वेज थी, वो संस्कृताइज्ड लैंग्वेज थी, वो इस तरह की थी जिसमें बात की जाती थी वंदे मातरम की, जिसमें हिंदू आइकन्स की बात की जाती थी, जो कि बिल्कुल जस्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं। पहले भी ऐसी बात होती थी, पहले हर कोई अपने अपने आइकन्स की बात करता था, मुसलमान मुसलमानों की, हिंदू हिंदुओं की, लेकिन वो रहते इकट्ठे थे, खाते पीते इकट्ठे थे। ये फ़र्क कॉन्शियसनेस इतना अलग नहीं था, डिफरेंस कॉन्शियसनेस नहीं था, डिफरेंट कॉन्शियसनेस नहीं थी कि हम अलग हैं तुम अलग हो। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने एहसास दिलाया कि तुम अलग हो, उस चीज़ को टच किया उन्होंने, उस पॉइंट को, तो जब उन्होंने बात करना शुरू की और अपने डायलॉग्स में, अपनी तकारीर में, अपने डिसीजंस में उन्होंने इन कल्चरल सिंबल्स के थ्रू नेगोशिएट करना शुरू किया, डायलॉग बिल्ड करना शुरू किया, तो मुसलमानों ने देखा कि यार ये हिंदू जो अंग्रेज़ जो कह रही है तो ठीक है, ये तो हमसे अलग हैं। हालांकि उनको उनमें ये एहसास नहीं था, लेकिन उन्होंने महसूस किया यार ये तो अलग हैं, तो ये कैसे वो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करेंगे जो कि इंक्लूसिव हों और हमें भी इंक्लूड करें। ये तो टायरेंट इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, जैसे आज एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, जैसे ब्राह्मण है, सिर्फ खत्री हैं, क्षत्रिय हैं, बड़े बड़े ज़ातों के ताल्लुक़ रखने वाले लोग IITs में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, TV इंडस्ट्री में हैं, लेकिन शूदर नहीं हमें नज़र आते। हमें सो कॉल्ड लोअर कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमें इंडियन इंस्टीट्यूशंस में नज़र नहीं आते। तो ये एक कंसर्न था जो कि वैलिड भी था और उस वक्त रेज़ किया था मुसलमानों ने, लेकिन ये गलत फहमी भी थी और एक उसकी पॉसिबिलिटी भी थी। लेकिन बेसिकली गलत फहमी थी कि किस तरह पॉसिबल है कि सब एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाना चाह रहे हैं सारे इंडियंस के लिए। बाहर से यही पढ़ के आए थे कि इंस्टीट्यूशंस बनाने ज़रूरी हैं, तभी उन सब के बिजनेसेस भी अच्छे फ्लरिश करेंगे और सोसाइटी भी ओवरऑल फ्लरिश करेगी। लेकिन मुसलमानों ने ये देखा, जो मुसलमान थे उन्होंने देखा यार कि हम सब मिलके, हिंदू मुस्लिम मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं मजबूत, लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदू जो हैं वो अपने कल्चर सिंबल में बात कर रहे हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि ये लोग हमसे अलग हैं। तो हम अगर ये हमसे अलग हैं, और ये अंग्रेज़ों ने उनमें एहसास डाला था, और ये मज़ीद पुख्ता हुआ जब हिंदू पहले भी डायलॉग इसी तरह करते थे अंग्रेज़ों के आने से पहले, बाद में भी वैसे कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एहसास दिलाया मुसलमानों को, फिर उन्होंने नोट किया, तो उन्होंने फिर ये सवाल किया यार कि अगर इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं तो इस तरह कैसे बनेंगे। तो ये था वो पॉइंट जहाँ पे इख्तलाफ आया। और आज भी हम देखते हैं कि हिंदुओं में कॉन्शियसनेस अंग्रेज़ों ने डाल दी कि वो मेजॉरिटी में हैं, तो वो अपने आप को इंटाइटल्ड समझते हैं, सेल्फ ऑफ इंटाइटलमेंट है उनमें, और जो बाकी लोग हैं उनकी तरफ वो हकारत से देखते हैं, या हकारत से नहीं भी देखते तो एक एहसास है जिसकी वजह से दूसरों में एहसास महरूमी हैं, चाहे वो सिख हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट हैं, उन सब में ये एहसास है कि हम कमतर हैं, क्योंकि हम नंबर में कम हैं। और नंबर में ज़्यादा होने का एहसास हिंदुओं को दिलाया अंग्रेज़ों ने कि तुम लोग नंबर में ज़्यादा हो, इसलिए तुम लोग बेहतर हो। अब वो चाहते हैं कि नहीं, हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें एहसास फिर भी है कि हम तो ज़्यादा हैं नंबर में, हम हिंदू हैं, हिंदू तो हैं वो, लेकिन नंबर में भी ज़्यादा हैं। तो ये एहसास उनमें है, और इस वजह से हम देखते हैं कि वो बाकी को सपोर्टिव कैरेक्टर के तौर पे देखते हैं, इक्वली नहीं देखते।
اور یہ چیز ایسی ہے جو غلط فہمی کی بنیاد پہ بھی بنی اور ایک چیز ہے جو بن چکی ہے. کیا کر سکتے ہیں.